गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 विज्ञान में दूसरे पाठ की ओर चल रहे थे। अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में अम्ल और क्षारक की बातें चल रही थी, लवण की बातें अंत में आएगी। तो अम्ल और क्षारक के बारे में आगे बढ़ते हैं कि अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो क्या होता है। उसके लिए हमारे पास एक सवाल है कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला सवाल 8वां नंबर, और फिनोल्फ्थैलीन के विलयन में तनु HCl की 1-2 बूंदें मिलाने पर क्या परिवर्तन होता था, कारण बताइए। तो इसके लिए प्रयोग भी है हमारे पास कि परख नली में लगभग 2 मिली यानी 2 बूंद NaOH का घोल लीजिए। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें 2 बूंदें हम फिनोल्फ्थैलीन की डालेंगे तो क्या होगा, पहले उसका हल्का गुलाबी रंग आएगा। याद रखिए, मैंने लिखा हुआ है गुलाबी रंग ऐसे शब्द। तो पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिनोल्फ्थैलीन को मिलाएंगे तो पहले गुलाबी रंग आएगा। उसके बाद इस विलयन में यदि एक बूंद, 1 या 2 बूंद तनु विलयन HCl, तनु HCl की विलयन की मिलाएंगे, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिलाएंगे, तो क्या होगा, जो गुलाबी रंग आया था वह गुलाबी रंग दूर होता है। आंसर यहीं पर भी मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है, थोड़ा आप लोगों को इसमें से लिखना है, थोड़ा यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए कि NaOH और फिनोल्फ्थैलीन को पहले मिलाएंगे तो गुलाबी रंग पहले आएगा, फिर उसके बाद उसमें तनु HCl मिलाएंगे तो गुलाबी रंग दूर होता है। क्यों होता है, कारण क्या है कि उदासीनीकरण, ये जो अम्ल और क्षारक आप लोगों को दिख रहे हैं उन दोनों के बीच उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, इसी वजह से गुलाबी रंग दूर हो जाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, तो अम्ल जो होता है वह क्षारक का प्रभाव कम कर देता है, इसीलिए हल्का गुलाबी रंग दूर हो जाता है। इसीलिए आगे लिखा है, क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया, तो हाँ आया, परिवर्तन आ गया, गुलाबी रंग दूर हो गया। तो ये सब उसके बाद तो काम नहीं है हमारे पास। आगे चलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, नौवां सवाल, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और उदाहरण। तो देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह पहले जो दिया है वह क्षारक है और दूसरा जो दिया है वह अम्ल है। इन दोनों के बीच अभिक्रिया से NaCl सोडियम क्लोराइड यानी लवण बनेगा तथा अंत में जल भी प्राप्त होता है। अर्थात अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परस्पर परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। सामान्य रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि क्षारक प्लस अम्ल मिलते हैं लवण और जल, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात का सवाल। आगे चलते हैं। आगे का सवाल है सवाल नंबर 10। कॉपर ऑक्साइड और तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के बीच अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है और विलयन के रंग में क्या परिवर्तन आता है। तो किसी बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए, अल्प मात्रा में कॉपर ऑक्साइड लेंगे एवं इसमें हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो क्या कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, देखते हैं आगे के पेज पर। तो आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है और विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर 2 ऑक्साइड के बनने के कारण होता है। तो किस प्रकार का विलयन बन जाता है, नील हरित रंग का, किस कारण से, तो कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण से। तो धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली इस सामान्य अभिक्रिया को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये भी आप लोगों को लिखना है कि धातु ऑक्साइड लिया था, उसमें यदि अम्ल को मिलाया जाए, धातु ऑक्साइड यानी CuO कॉपर ऑक्साइड, तो उसमें हमने अम्ल लिया था तनु HCl, याद कीजिए।
तो हमें लवण प्राप्त होता है कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर क्लोराइड CuCl2 और जल प्राप्त होता है अंत में H2O। जल प्राप्त होता है H2O। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 2 सवाल है हमारे। 10 नंबर का सवाल हो गया, उसके बाद 11 और 12 बिल्कुल समान दिख रहे हैं। 11 और 12 नंबर के सवाल की बात है। क्षारकीय ऑक्साइड किसे कहते हैं और धात्विक ऑक्साइड किस प्रकार के ऑक्साइड हैं। उसके बाद है अम्लीय ऑक्साइड किसे कहते हैं और अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकार के ऑक्साइड हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख कर भी दिया है आप लोगों को। यहाँ से ये जो लाल कलर में आप लोगों को दिख रहा है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद बाजू का देखते हैं। जो ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्षारक बनाते हैं उसे क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। उसे लिखने के बाद मैंने छोड़ दिया है, दिख रहा है, तो आप लोगों को लिखना है कि जो ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्षारक बनाते हैं उसे क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। उसी प्रकार जो ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। क्षारकीय ऑक्साइड में देखते हैं धात्विक ऑक्साइड जो हैं उसे हम क्षारकीय ऑक्साइड कहेंगे और अधात्विक ऑक्साइड हैं उसे अम्लीय ऑक्साइड कहेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, आप लोगों को बना के लिखना है। अच्छे से फिर से देख लेते हैं। जो ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा उसे क्षारकीय ऑक्साइड कहेंगे और जो क्षारक बनाते हैं उसे क्षारकीय ऑक्साइड कहेंगे और जो ऑक्साइड जल के साथ अम्ल बनाते हैं उसे अम्लीय ऑक्साइड कहेंगे। फिर ये सवाल जो उसके साथ ये वाला लिखना है कि धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारकीय ऑक्साइड कहेंगे और जो अम्लीय ऑक्साइड हैं उसे हम अधात्विक ऑक्साइड को हम अम्लीय ऑक्साइड कहेंगे। तो देखते हैं, इसमें भी थोड़ा सा लिखा हुआ है कि क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया से समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। इसीलिए धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, क्षारकीय ऑक्साइड। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूँकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान होता है, इसीलिए हम सोच सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड को हम अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। यहाँ पर किताबें आप लोगों ने देखा होगा, इतना अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है, लेकिन समझ में नहीं आता है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने बहुत ही सरल बना के यहाँ पे दिया हुआ है। इसको अच्छे से समझे, लिखिए। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13। अम्लीय विलयन और क्षारकीय विलयन में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होगा, ये प्रयोग बनाना है। चित्र को समझ लेते हैं। हमें एक बीकर लेना है, बड़ा सा बीकर लेंगे, उसमें रबर का कॉर्क, 2 कीले लगाएंगे। यहाँ पर बैटरी लगाई गई है, बल्ब लगाया गया है, स्विच लगाई गई हैं और बीकर में हमें अम्लीय विलयन हमें अंदर डालना है। क्या करेंगे देखते हैं। चित्र में दर्शाए गए अनुसार कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। तो ये 6 वोल्ट की जो बैटरी है उसके साथ इस प्रकार एक माध्यम से जोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। फिर इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ दोहराइए। तो क्या पता चलेगा देखते हैं।
उसके बाद उन लोगों ने बोला है कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल के विलयन के साथ भी दोहराइए। तो क्या पता चलता है, देखते हैं कि आप देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता, यानी बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। तो जब हम अल्कोहल और ग्लूकोज को यदि हम मिलाते हैं इसमें, तो ये बल्ब प्रकाशित नहीं होता, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। लेकिन जब हम, चूँकि अम्ल में उपस्थित धन आयन होते हैं H+ आयन, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय हो जाता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है थोड़ा सा मैंने कि यदि इस अम्ल में इस विलयन में यदि H+ आयन उत्पन्न होता है तो वह अम्लीय गुणधर्म, और OH- आयन उत्पन्न होता है तो वह क्षारकीय गुणधर्म के लिए जिम्मेदार होता है। जिन लोगों ने पढ़ के रखा होगा उन लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी, बाकी लोगों को थोड़ा सा नया नया लगेगा, मुश्किल लगेगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ते रहिए, पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को आसान लगेगा। चलते हैं, और सवाल है हमारे पास आगे का सवाल नंबर 14। उसके ऊपर हमने 13 नंबर देखा था, 14 नंबर की बात करते हैं। अम्लीय और क्षारकीय स्वभाव के लिए जिम्मेदार आयन समझाइए और उनकी जल के साथ अभिक्रिया। तो जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं और जल की अनुपस्थिति में H+ आयन पृथक नहीं होते हैं। कितना भयानक स्वरूप से समझाया गया है, बहुत मुश्किलें होगी। इसके लिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, मैंने लिख के रखा है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में हमें कौन से आयन मिलते हैं, तो H+ और H3O+ के आयन। इसीलिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्या कहेंगे, अम्ल, जबकि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कौन से आयन प्राप्त होते हैं, OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन। इसीलिए NaOH जो हैं वह क्षारक हैं। इतने अच्छे तरीके से इसमें से वाक्यों को निकाल के लिखना पड़ता है, तब जाके। तो यहाँ पे सवाल को फिर से देखते हैं कि अम्लीय स्वभाव के लिए कौन जिम्मेदार हैं, तो HCl अम्लीय है, उसके लिए जिम्मेदार है ये 2 आयन, ठीक है। और क्षारकीय स्वभाव के लिए कौन जिम्मेदार हैं, तो ये OH- आयन, यह जिम्मेदार है। थोड़ा सा यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ के लिख सकते हैं आराम से, ये भी वाक्य अच्छे हैं, उसी के आधार पर ये बनाया गया है आप लोगों के लिए। सवाल नंबर 15 और 16 आज के आखिरी सवाल हैं। तो सांद्र अम्ल को तनु करते समय किस लिए उसमें पानी डाला जाता है, तो सांद्र अम्लों को तनु करते समय उसमें पानी क्यों डाला जाता है, तो जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, यानी अत्यंत तेज़ी से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय, जल में किसी भी प्रकार के सांद्र अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए, शब्दों को याद रखिए, लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर उछलकर बाहर आ जाता है। आस्फलित यानी उछलकर बाहर आ जाता है और आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह भी, उसको हमें नहीं लिखना है,
ये वाक्य तो निकाल देना है आप लोगों को, ये वाक्य निकाल देना है, इसका काम नहीं है। तो किस लिए पानी में डाला जाता है समझ में आ गया होगा, नुकसान से बचाने के लिए। अब तनुकरण किसे कहते हैं, यहाँ पर लास्ट वाले पैराग्राफ में हमारे पास है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। सबसे महत्व का शब्द है कमी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं तनुकरण। एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं, जल मिलाने पर तनुकृत हो जाते हैं। तो तनुकरण के लिए इतना ही लिखना है। आज यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास शब्द आने वाला है पीएच स्केल। यदि आप लोगों को इंटरेस्ट है तो पढ़ के रखिए, बहुत ही काम का शब्द है पीएच स्केल। इसके बाद थोड़ा पाठ आसान है। अभी आज जो वीडियो था उसमें थोड़ा भारी था, लेकिन पढ़ते हैं तो उसके लिए भारी नहीं होता है। बिना पाठ पढ़े अगर आप लोग बैठ गए वीडियो देखने तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि पाठ पहले से ही पढ़ के रखें। अगले वीडियो में भी आप लोगों को क्या पढ़ के रखना मैंने बता दिया है, आप लोग पढ़िए उसे। पीएच के बारे में पढ़िए, बहुत अच्छा मुद्दा है ये। पीएच के बारे में देखिए, सभी मुद्दों के पीएच की भी बात की गई है। यहाँ पर इसका अभ्यास करने वाले हैं। ये रंगीन पट्टा जो दिख रहा है इसका भी अभ्यास करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ये भी पढ़ के रखिए आप लोग, बहुत ही काम का है ये 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच के कारण दंत क्षय, दांतों में खराबी, ये अगले वीडियो में आने वाली सब चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा प्रेरित होकर पढ़ें। पशु और पौधों में भी पीएच के बारे में हमें अभ्यास करना है। अगली वीडियो में पीएच की बात ख़त्म होगी। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा बॉक्स दिया गया है, इसको भी आप लोग पढ़िए, लिखिए, याद रखिए, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।